नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप घर लेने के लिए प्लानिंग कर रहे हो और आप सभी लोगों को नहीं पता कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ सकता है जभी भी आप एक होम लोन के लिए जाएँगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें तो लेना है 10-15 लाख का एक घर, लेकिन जब बैंक में जाएँगे उस टाइम पे आपको लगेगा कि हमें तो लंबा लिस्ट आपको दे देगा डॉक्यूमेंटेशन का, इनकम प्रूफ का। अगर आप ऐसे सोच रहे हो, तो स्पेशली आज के वीडियो आप सभी के लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कम से कम आपका डॉक्यूमेंट्स में आपको किस तरीके से आपको सैंक्शन मिल सकते हैं। टोटल 2 पॉइंट पे हम बात करेंगे, कितना सैलरी पे कितना आपको यहाँ पर लोन सैंक्शन आ सकता है और दूसरा चीज़ हम बात करेंगे, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी है, तभी जाके आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो को आप लोग देख लीजिए, पूरा जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दे दूँगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ पर पूरा लिस्ट निकाल के रख दिया है, एक-एक करके मैं आपको बता देता हूँ ताकि एक आपको आइडिया लग जाए और इसके बाद में हम बात करेंगे कि कितना सैलरी पे कितना आपको सैंक्शन लेटर आ सकता है। इस हिसाब से एक आपको जानकारी मिल जाएगा कि मेरा सैलरी इतना है तो फिर मुझे इतना तक सैंक्शन मिल सकता है, तो मैं इस बजट का घर देख सकते हो। तो सबसे पहले नंबर 1 पे हमने रखा है फ़ोटो। सबसे पहले लॉगिन का पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयारी करके रख लीजिए ताकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको टाइम पे आपको मिल जाए और टाइम पे आप सबमिट कर दो। सबसे पहले आपको लग जाएगा आपका फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ आपको यहाँ पर फ़ोटो देना पड़ेगा। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आपका आ गया आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड क्यों ज़रूरी है? पैन कार्ड आपका सिविल चेक होगा। इन केस अगर आपने कहीं पर कंज्यूमर लोन वगैरह लिया, ऑलरेडी आपका लोन चल रहा है, तो पैन कार्ड में आपका पता चल जाता है। अगर आपका 2 पैन कार्ड है, तभी भी आपका पता चल जाएगा। अगर आपने पिछले कुछ लोन लेके रखा है, आपने ईएमआई बाउंस किया है, तभी भी आपका पता चल जाएगा। आपका सिविल रिकॉर्ड आपका पैन कार्ड से ही पता चलता है। नंबर 3 पे हमने रखा है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप मल्टीपल दे सकते हो एड्रेस प्रूफ लाइक आपका आधार कार्ड उसमें एड्रेस रहता है, पैन कार्ड में एड्रेस नहीं रहता है, लेकिन आधार कार्ड में एड्रेस रहता है, तो आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा। इसके अलावा आप पासपोर्ट भी दे सकते हो। पासपोर्ट भी दे सकते हो, वोटर कार्ड भी दे सकते हो, उसमें भी एड्रेस रहता है। इसके अलावा आप यहाँ पर पासबुक भी दे सकते हो और गैस का भी बुक आप दे सकते हो। इसमें से कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो आपका एड्रेस प्रूफ के लिए। इसके अलावा आपको लगेगा आपका सैलरी स्लिप आपको देना पड़ेगा। सैलरी स्लिप से याद आया, इस वाले वीडियो पे हम सिर्फ बात करेंगे जो लोग सैलरी पर्सन है, जो कोई कंपनी में जॉब करते हैं, कहीं शॉप पे जॉब करते हैं, तो स्पेशली उन लोगों के लिए ये वीडियो है। जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, उनके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, वो सारे आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा, जो कि होम लोन के ऊपर ही हम बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं वो है सैलरी पर्सन, जो लोग कहीं पर काम करते हैं, कहीं पर दुकान पे, कंपनी पे एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर सैलरी स्लिप आपका 3 मंथ का आपको सैलरी स्लिप देना पड़ेगा। 3 महीने का अगर कोई बैंकर बोलते हैं कि हमें 9 महीने का 10 महीने का सैलरी स्लिप चाहिए, तो आप सीधा ना बोल सकते हो, 3 महीने में ही हो जाता है। 3 महीने का आपका सैलरी स्लिप आपको देना पड़ेगा। 5वें नंबर पे आपका बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर सेविंग अकाउंट का आपको देना पड़ेगा। करंट अकाउंट का आपको देने का ज़रूरत नहीं है। आपको सेविंग अकाउंट का 12 महीने का आपको यहाँ पर स्टेटमेंट देना पड़ेगा। अब स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टेटमेंट जैसे कि आपने सैलरी स्लिप दिया कि मेरा सैलरी है 30,000 रुपया, हर महीने मुझे सैलरी मिलता है फलाना-फलाना कंपनी से। लेकिन उसका जो स्टेटमेंट में आपका डिटेल रहता है उसमें, कि ये कंपनी से आया है। अब मैं भी कहूँगा कि मुझे 50,000 मिलता है, लेकिन वो 50,000 कहाँ से आ रहा है, उसका भी तो प्रूफ चाहिए। तो आपका स्टेटमेंट में वो पता चलता है कि ये कंपनी से, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एक्सेट्रा, एक्सेट्रा जो भी है वहाँ से मुझे पेमेंट मिल रहा है। तो इसमें आपका स्टेटमेंट में आपको पता चल जाता है और इसमें ये भी पता चलता है कि आपका एवरेज बैलेंस कैसे रहता है। बैंक में आप कितना पेमेंट रख रहे हो, कितना खर्च करते हो, कितना आप सेविंग करते हो, उस हिसाब से एक आपका एवरेज बैलेंस भी पता चल जाता है आपका स्टेटमेंट पे। जब आप 1 साल का स्टेटमेंट देते हो, वो आप पीडीएफ में भी दे सकते हो। बैंक आपसे पीडीएफ में माँगेगा तो पीडीएफ में आप दे सकते हो। इसके अलावा आपको देना पड़ेगा फॉर्म 16 आपको लास्ट ईयर के आपको देना पड़ेगा। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे पास फॉर्म 16 नहीं है, तो भी चल जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि फॉर्म 16 ही देना है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ पर बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरे पास फॉर्म 16 नहीं है। इसके अलावा आपको ऑन कंट्रीब्यूशन डिटेल, ये भी ज़रूरी नहीं है, ऑन कंट्रीब्यूशन डिटेल अगर आप देना चाहते हो तो फिर दे सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे जगह में होता ऐसे है कि प्रोसेसिंग फ़ीस, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोसेसिंग फ़ीस अगर हमारा फाइल रिजेक्ट हो जाता है, तो हमें रिटर्न मिल जाता है। ऐसे नहीं है दोस्तों। जभी भी आपका फाइल लॉगिन होगा उस टाइम पे आपसे प्रोसेसिंग फीस लिया जाता है। किसी बैंक का 2900, कहीं का 3000, तो कहीं पर 3500, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बैंक का आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसिंग फीस माँगा जाता है।
तो ये पैसा अगर आपका सक्सेसफुल हो गया, आपका सैंक्शन वगैरह आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो इसमें आपको नहीं मिलेगा रिफंड। ये आपका प्रोसेसिंग फीस यानी कि लॉगिन फीस। इसके अलावा आपको देना पड़ेगा एचआर डिटेल। जहाँ पर आप जॉब करते हो एचआर डिटेल आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ऑफिस का एड्रेस, इसके अलावा उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ आपको देना पड़ेगा। होता है ऐसे, जब भी आप लॉगिन करेंगे एक बार आपका घर पे वेरिफिकेशन करने के लिए आएगा एड्रेस प्रूफ पे जहाँ पर आप रहते हो, और दूसरा आपका वेरिफिकेशन होगा आपका सीधा आपका कंपनी पे, या फिर कहीं पर आप शॉप में जॉब करते हो, कहीं पर भी आप जॉब करते हो तो वहाँ पर एक बार वेरिफिकेशन होगा कि ये बंदे ने ऐसे हमें स्टेटमेंट दिया है कि ये व्यक्ति यहाँ पर काम करता है, तो सही में ये व्यक्ति वहाँ पर काम करता है क्या नहीं, वो इंक्वायरी करने के लिए एक बार आपका जॉब पे विजिट करने के लिए पहुँच जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर रेफरेंस देना पड़ेगा, 2 लोगों का आपको रेफरेंस नंबर प्लस उनका एड्रेस, ये सारी चीज़ आपको देना पड़ेगा 2 लोगों का। इन केस आपने बैंक लोन ले लिया, इसके बाद में आपने 2 साल 3 साल भरा, आपने बाद में नहीं भरा, तो इन केस आपका कॉन्टैक्ट नहीं बन पा रहा है, तो होगा ऐसे कि आपको कॉन्टैक्ट करेगा कैसे? तो आप रेफरेंस नंबर जो देंगे उस पे आपको कॉन्टैक्ट करके आपको पूछा जाएगा, क्या ये व्यक्ति वही जगह पे जॉब कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, या फिर कहाँ गया है? इसकी वजह से 2 रेफरेंस लिया जाता है। तो ये तो हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन का। अब हम बात कर लेते हैं कितना सैलरी पे आपको कितना मिल सकते हैं लोन सैंक्शन। ज़्यादा करके आज के तारीख में देखने के लिए मिल रहा है किसी का 20,000 के आसपास तो आज के तारीख में सैलरी मिल ही जाता है। तो 20,000, 30,000 और एक 40,000 के आसपास का बात कर लेते हैं। सबसे पहले 20,000, अगर आपका सैलरी 20,000 के आसपास है तो आपको सैंक्शन लेटर आपको मिल सकता है 13 से लेके 14 लाख के आसपास तक मिल सकता है। अब कोई बैंक आपको 13 लाख भी दे सकता है सैंक्शन, कोई बैंक आपको 14 लाख भी दे सकता है। ये बैंक का ऊपर डिपेंड है, ये भी आप सोच लीजिए। अगर आप 30,000 के आसपास तक कमाते हो तो फिर आपको मिलेगा सैंक्शन कम से कम 21 से 22 लाख के आसपास तक आपको सैंक्शन मिल सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको सैंक्शन नहीं मिलेगा। इसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बैंक क्या टारगेट करता है, आपका सैलरी है 30,000, अगर उसका घर का कीमत है 22 लाख या फिर 23 लाख का, अगर आपको दे दिया 23 लाख का लोन, तो नॉर्मली अगर आप ईएमआई देखोगे तो कम से कम अगर आप होम लोन लेंगे तो फिर ऑब्वियसली आप 15 साल 20 साल के लिए लेंगे, तो ईएमआई ही आपका जो जाएगा 19,000 20,000 के आसपास तक जाएगा। तो बैंक का ये कहना है कि इस व्यक्ति का 30,000 सैलरी है, अगर मुझे 20,000 हर महीने ईएमआई चुकाएगा तो फिर उनके हाथ में एटलीस्ट 10,000 तो बचना चाहिए। 10,000 कम से कम बचना चाहिए ताकि उनका घर चले। ऐसे ना हो जाए कि 30,000 सैलरी है और 35,000 आपका ईएमआई, ऐसे पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपका सैलरी से ज़्यादा आप ईएमआई नहीं चुका सकते। आपका घर का भी खर्चा है, ऐसे तो फिर हर फ्लैट को लॉक लग जाएगा, सील करने पे आ जाएँगे। तो इसकी वजह से बैंक ये टारगेट करते हैं कि आपका घर का खर्चा के लिए भी आपके लिए पैसा बचे, हमें ईएमआई टाइम टू टाइम देने के बाद। अब हम आ जाते हैं 40,000 सैलरी। 40,000 50,000 जिसका सैलरी है वो लोग आराम से 30 लाख के आसपास तक सैंक्शन ले सकते हैं। 40 से लेके 50,000 जिनका सैलरी है वो लोग आराम से 30 लाख 32 लाख तक आराम से सैंक्शन लेटर ले सकते हैं। उसका जो ईएमआई जाएगा वो भी ज़्यादा जाएगा, लाइक आपका 28,000 के आसपास तक जा सकता है, 28-30,000। एग्जैक्ट अमाउंट मैं नहीं बता रहा हूँ, बाकी एक आपको बता रहा हूँ कि एक आपको आइडिया लग जाए। एक अगर आपने एक घर खरीदा, एक 15 लाख का घर खरीदा तो अप्रोक्स आपको ईएमआई 15 साल 20 साल के लिए अगर आप लेते हो तो कम से कम भी आपको 13 से 14,000 के आसपास तक जा सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हर बैंक का एक अलग-अलग रहता है, किसी का 8 है, किसी का 9 है, किसी का 10 भी है। फाइनेंस में जाएँगे तो 11-12% भी ले सकते हैं। सिविल अगर आपका डाउन है तो इस केस में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको ज़्यादा भी देना पड़ सकता है। तो ये मैंने आपको सारे डिटेल दे दिया है कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा अगर आप होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। इससे ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट देने का ज़रूरत नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में हैं, तो आप ईज़िली होम लोन ले सकते हो। अब मैंने ये भी बता दिया कि कितना सैलरी पे आपको कितना लोन सैंक्शन मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।